पहुँचे हैं केवी के धौलाकुआं के डेयरी प्रदर्शन इकाई में और यहाँ पे हम बात करेंगे पशु प्रबंधन को लेकर, जिसमें हमें जानकारी दे रही है डॉक्टर अर्शिता सूद। तो अर्शिता जी, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। फसल क्रांति की एक खास रिपोर्ट है जिसमें पशुओं से जुड़ी समस्याएं और पशुओं के प्रबंधन को लेकर हम किसानों को मदद करना चाहते हैं। तो इसमें आप बताइए कि किस तरीके से पशु प्रबंधन किया जाना चाहिए, उनके रखरखाव को लेकर, उनके स्वास्थ्य को लेकर, ये सभी जानकारी हमें आप हमारे किसान भाइयों को बताएं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर हर्षिता सूद है। मैं यहाँ पे पशु वैज्ञानिक के रूप में जो हूँ कार्यरत हूँ। पहली बात तो मैं आपको बताऊँगी, जो पशु प्रबंधन की जब हम बात करते हैं तो पशु प्रबंधन एक ऐसी चीज़ नहीं है कि हम उसके बारे में नहीं जानते। पीढ़ी दर पीढ़ी हम चलता आ रहा है पशु प्रबंधन। पर जब हम बात करते हैं पशु प्रबंधन के एक वैज्ञानिक रूप से, वो आज के वक्त की क्या है, कॉल है, वी कैन से कि आज की ज़रूरत है पशु प्रबंधन वैज्ञानिक रूप से। तो इसमें हम क्या है, हमारी जो ये प्रदर्शन इकाई है, हम यहाँ पर अपने अलग अलग तरह के पशु रखे हैं। यहाँ पे हमारे पास गाय भी है, हमारे पास भैंस भी है। अब जब हम बात करते हैं पशुओं की नस्लों की, तो हमारे पशु की जो नस्लें आती हैं वो 3 प्रकार की आती हैं। एक आती है हमारी देसी, जैसे हमारे पास आप यहाँ पे देख सकते हो, ये साहिवाल है, आगे गिर है। आगे हमारी जो दूसरी तरह की नस्ल जिसकी हम बात करते हैं वो आती है दोगली। और तीसरी जो नस्लें आती हैं उसकी हम बात करते हैं जो विदेशी होती हैं। तो विदेशी में नस्लों में आती हैं आपकी जर्सी, HF, वो हमने यहाँ पे अपने फार्म पे मेंटेन नहीं करी है। पर जो दोगली नस्ल है, जर्सी के साथ हमारी देसी का मिक्स हो गया, या जिसको हम कहते हैं कि नस्ल को सुधारना भी जिसकी हम बात करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास जर्सी क्रॉस जो है वो भी अवेलेबल है। जब हम पशु प्रबंधन की बात करते हैं उसमें सबसे बड़ी चीज़ आती है पशु का न्यूट्रिशन का पोषण, पशु का पोषण। अगर हम 100 रुपया भी अपने पशु पे लगाते हैं तो उसमें से 70 से 80% पैसा जो होता है वो पशु के खान पान पे होता है, उसकी न्यूट्रिशन पे होता है। अगर हमारा पशु जो है बड़ा पशु, ये हम सब वैज्ञानिक जो लोग हैं, साथ ही साथ जो हमारे किसान भाई अच्छे से इस बात को जानते हैं कि बड़ा पशु अगर बीमार हो जाए, बड़ा पशु आपका बैठ जाए, तो उसको उठाना, उसको ट्रीटमेंट करना बहुत हमारे लिए मुश्किल होता है। तो हमारा हमेशा से क्या फोकस रहता है कि हम अपने पशु को कभी बीमारी ना होने दें, उसका प्रबंधन हम इतने अच्छे तरीके से करें। तो जब हम पशु पोषण की जब हम बात करते हैं तो देखिए, तूड़ी हर कोई खिलाता है, हमारा जो हरा चारा है हर कोई खिलाता है, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है जो हम बताएंगे। हाँ, फसलें ज़रूर हैं कि कौन सी हमें फसलें अच्छी लगानी चाहिए। जब हम हरे चारे की बात करते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है हमारी फीड के ऊपर कि हमें उसको क्या फीडिंग करानी है। जो हम बेसिकली जो किसान भाई उसको फीड बोलते हैं। फीड में क्या होता है, ज़्यादातर पशु जो हमारे किसान होते हैं उनको ये लगता है कि जब वो दड़ा हुआ आपका गेहूं हो गया, मक्का हो गया, बाजरा हो गया, इसको जब अगर उन्होंने पशु को खिला दिया तो उसको वो कहते हैं जी हमने पशु को फीड खिला दी। पर जो हमारी फीड होती है उसमें 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं, 3 चीज़ें होनी चाहिए। एक तो मोटा अनाज, जैसे हमने पहले ही बात करी, हमारा गेहूँ हो गया, हमारा मक्कई हो गया, बाजरा ज्वार जो भी उस जगह पर अवेलेबल है। दूसरा हमारा आता है खलें, जो कि हमारा किसका सोर्स रहता है, प्रोटीन का सोर्स है। जैसे हम अपने लिए दालें खाते हैं, पशुओं के लिए भी प्रोटीन चाहिए, तो वो आता है खलों से। जैसे आपकी होगी बिनौले, आपकी होगी सरसों, इनका कोई भी जो आपके वहाँ पे खलें मौजूद है जिस एरिया में। तीसरी चीज़ आती है हमारी चोकर, एक फाइबर का सोर्स। जैसे हमारे लिए वेजिटेबल्स रहती हैं, हम हरी सब्जियां खाते हैं, वैसे ही पशुओं के लिए जो है उनकी पाचन क्रिया को ठीक रखने के लिए तीसरी चीज़ जो हमारी फीड में होनी चाहिए वो होती है हमारी चोकर। जब हम इन 3 चीज़ों का मिश्रण करते हैं, साथ ही साथ इसमें एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आता है हमारा खनिज मिश्रण का, जो ज़्यादातर हमारे किसान भाई बहनें नहीं जानते हैं, उनको नहीं पता है। वो कई बार खनिज मिश्रण को कैल्शियम के साथ कन्फ्यूज़ कर लेते हैं कि अगर हम कैल्शियम दे रहे हैं इसका मतलब है हम खनिज मिश्रण दे रहे हैं, तो वैसा नहीं है। जो खनिज मिश्रण है और आपका नमक, जब हम इन 4-5 चीज़ों का मिश्रण बनाते हैं, ये जो एक मिश्रण हम अपने पशु को जब खिलाएंगे तो उसको हम कहते हैं फीड खिलाना, ना कि एक किसी कंपोनेंट को करने से। और जब हम बात करते हैं फीडिंग के, तो कितना किस पशु को कितना होना चाहिए, वो सबकी रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होती हैं। जो हम हमेशा, जैसे हमारे यहाँ पे कैंप्स लगते हैं, हमारी ट्रेनिंग्स होती हैं ऑन कैंपस ऑफ कैंपस, तो उसमें हम ये बताते हैं कि अगर इतनी से इतनी की उम्र है या आपका पशु गाभिन है तो आप कैसे खिलाएंगे, अगर आपका पशु दुधारू है तो आप इसकी फीडिंग कैसे करेंगे। तो एक ये बहुत बड़ा कॉम्पोनेंट रहता है फीडिंग का। दूसरा हमारा कॉम्पोनेंट रहता है प्रबंधन का, जिसकी हम बात करते हैं कि आपने पशु का रखरखाव कैसे करना है। रखते तो सभी ही हैं अपने पशु को। जैसे इस टाइम पे हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत क्या रहती है, डिवॉर्मिंग की। पशु में पेट के कीड़े मारने की जो दिक्कत है, उसको हमारा रहता है कि हमने उसकी पशु की डिवॉर्मिंग करानी है। ज़्यादातर लोगों से अगर हम बात करते हैं या फार्मर से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि हम जी साल में 1 बार करा लेते हैं, जी साल में 2 बार करा लेते हैं। उनको पूरा तरीका नहीं पता है कि पशु को जो पेट के कीड़े मारने की दवाई दी जाती है, कृमिनाशक दिए जाते हैं, वो साल में 4 बार दिए जाते हैं, हर 3 महीने के अंतराल पर दिए जाते हैं। उन्हीं कृमिनाशकों में कुछ ऐसे कृमिनाशक होते हैं जो हम गाभिन पशु को नहीं दे सकते, जिसके बारे में हमें नॉलेज होना ज़रूरी है। साथ ही साथ में दूसरी बात आती है हमारे टीकाकरण की, जब हम प्रबंधन
प्रिवेंशन की बात करते हैं, क्योंकि देखिए जैसे पशुओं में अलग अलग प्रकार की बीमारियाँ चली रहती, पर कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं जिनको हम पहले कंट्रोल कर सकते हैं एक टीकाकरण के थ्रू। तो इस टाइम पे अगर हम इस मौसम की बात करें तो आज के टाइम में HSBQ की वैक्सीनेशन चल रही है, जो सरकार द्वारा है, मुफ्त की है। जितने भी एनिमल्स हैं हमारे यहाँ पे स्टेट में हैं, इस टाइम पे डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में है, पूरे हिमाचल में है, सब जगह पे HSBQ क्या है, हमारा गलघोटू और लंगड़ी टांग। इसी के साथ एक बरसात के बाद एक हमारी बीमारी आती है खुरमुई, जिसको खुरपका मुँह पका भी लोग कहते हैं, उसका भी टीकाकरण होता है। तो ये सब अगर टीकाकरण सही टाइम पे जो है पशु का जो है आप प्रबंधन कर रहे हैं, पेट के कीड़े मारने की दवाई दे रहे हैं, पशुओं में जो है चिचड़ियों का रोग भी बहुत रहता है, जो बाहर के कीड़े रहते हैं कि जिससे लोग परेशान रहते हैं, तो उसके लिए आप किस तरीके से जो है पशुओं का प्रबंधन करना चाहिए, इसके बारे में हम यहाँ पर जानकारी देते हैं। पशु अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा यहाँ पे आपसे एक सवाल है कि आपने अभी कहा कि पशुओं को वैक्सीनेशन लगाई जा सकती है, तो पशु की वैक्सीनेशन कब कब और किस समय और कितने महीने या वर्ष का पशु होना चाहिए जब ये वैक्सीन प्रोग्राम चलता है? देखिए वैक्सीनेशन का ऐसा रहता है हमारा कि वैक्सीनेशन हर डिजीज़ की अलग अलग वक्त पे होती है। कई वैक्सीनेशन ऐसी होती हैं, जैसे अगर हम ब्रुसेला की बात करते हैं तो ब्रुसेला की वैक्सीनेशन होती है जो हमारी फीमेल काफ्स को ही लगती है, जो हमारा फीमेल पशु है उसी को लगेगी, वो भी जो 6 महीने से ऊपर हो गया। एक बार आप पशु को टीका लगा लें, पूरी ज़िंदगी भर के लिए वो पशु ठीक रहेगा। वैसे ही कुछ हमारे टीकाकरण ऐसे रहते हैं जो अलग अलग मौसम के हिसाब से होते हैं। जैसे मैंने अभी की बात करी आपसे, HSBQ की बात करी, उसका टीकाकरण अभी होगा और उसका हर साल एक बूस्टर डोज लगता रहेगा। वैसे ही आपका जो, क्योंकि हम यहाँ पे जैसे डेयरी पशुओं की बात कर रहे हैं, FMD की वैक्सीनेशन होती है, वो हमारी बरसात के टाइम पे लगती है, जब उसका ख़त्म होने वाला होता है उस टाइम पे हम उसका टीकाकरण कराते हैं। इसी प्रकार से आपकी और भी वैक्सीनेशन रहती हैं, अलग अलग पशुओं के लिए रहती है। तो वो जो आपका पास का कोई पशु प्रबंधन कार्यालय है, आपका अस्पताल है, डिस्पेंसरी है, वहाँ पे वो सब आपके पास इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है, क्योंकि ये काम जो है पशुपालन विभाग बहुत अच्छे से जो है काम करता है इस तरीके के लिए। घर जा कर के भी वो टीका लगा देते हैं आपके पशुओं को, और आप अपने पशुओं को औषधालय ले जा कर के या अस्पताल ले जा कर के भी टीकाकरण करवा सकते हैं अलग अलग मौसम के हिसाब से। और इसके लिए जैसे पहले हमारी बात हुई थी, हमारा एक यहाँ से कृषि विज्ञान केंद्र से एडवाइजरी जारी होती है, हर हफ्ते में 2 बार जारी होती है, एक बार मंगलवार को होती है, एक हमारी फ्राइडे को रहती है। तो उसमें भी जो है हम इसके बारे में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहते हैं उनको कि टाइम टू टाइम जैसे अलग अलग विभाग अपना बताते हैं, तो एक पशुपालन का भी हम बताते रहते हैं कि इस टाइम पे इस बीमारी का आने का खतरा है, तो आप पहले ही ये रख रखाव कर लीजिए। और कई बार ऐसा होता है कि कोई बीमारी फैल जाती है, तो उसके बारे में भी फिर हम उसमें इन्फॉर्मेशन देते हैं कि अगर इस तरीके की बीमारी फैल गई तो अब आपने उसको कैसे उसकी रोकथाम करनी है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे आपसे ये भी जानना था कि कुछ ऐसे डेयरी फार्मर्स हैं जो अपने पशुओं के रखरखाव को लेकर कभी कभी उनके सामने एक चुनौती खड़ी हो जाती है, उनकी गाय अचानक से ही मतलब उनके गायों का नुकसान उनको पहुंचता है, पशुओं को नुकसान हो जाता है, तो क्या आप ऐसे फार्मर्स को थोड़ा सलाह देना चाहेंगे कि उन्हें नई कोई दूसरी मतलब पशु ना खरीदना पड़े, क्योंकि पशु धन बहुत महंगा होता है, तो वो क्या ऐसे इस प्रक्रिया से कार्य कर सकते हैं नस्ल सुधार करके वो अपने ही फार्म में ही अपनी ही नस्ल एक नई जाति को? देखिए इसके लिए मैं ये बात कहना चाहूँगी कि पहली बात जिन किसानों के पास अच्छी गायें हैं, जिनका दूध का उत्पादन अच्छा है, पहली बात है वो अपने पशु का इंश्योरेंस करवाएं, जो हमारा स्टेट वेटनरी डिपार्टमेंट जो है उसको करता है, पशुपालन विभाग जो है उसको करता है। एक तो आप इंश्योरेंस से ये सेफ़ हो जाते हो कि कल को अगर आपके पशु को कोई ऐसी दुर्घटना भी हो जाती है, पशु आपका नहीं रहता है, कुछ है, तो आपको कुछ ना कुछ मुआयना मिल जाएगा, आपको कुछ पैसा मिल जाएगा। दूसरी बात क्या रहती है, जब आप एक वैज्ञानिक रूप से प्रबंधन करेंगे, जैसे जिसमें हम सारी बातें करते हैं कि कैसे उसको पशु को खाना खिलाना है, आपने जैसे भी हम बात कर रहे थे, या पशु को आपने किसी जगह पे रखना है, कब आपने उसका टीकाकरण कराना है, जब आप ये सब चीज़ें ढंग से करते हैं तो आपका पशु ऐसा बीमार नहीं होता है। बात करते हैं अगर हम नस्ल सुधार, सरकार का भी अपना प्रोग्राम चल रहा है जिसमें जो है पशुओं का जो टीकाकरण है कृत्रिम तरीके से, हाँ जी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जिसको हम कहते हैं, जिसमें हम पशुओं को जो है टीका लगवाते हैं। तो इससे क्या रहता है कि हमारे पशु को जो नेचुरल मीटिंग होती है उसके कंपैरिजन में हमारी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन को हम अच्छा मानते हैं, क्योंकि पशुओं से जो बीमारियां वो फैलती नहीं है। इसके कारण अगर कोई बुल में मान लीजिए आपका बुल बीमार है कुछ है, तो इसके कारण अगर हम उसको मीटिंग में यूज़ कर रहे हैं, ब्रीडिंग में यूज़ कर रहे हैं, तो कितने पशुओं को जो है वो एक तरीके से सारा जो है बीमार कर देगा। तो बेटर है कि हम उसमें जो है बाहर से जो है अपने पशु चिकित्सालय से या पशु औषधालय से पशु को आकर के टीका लगवाएं, किस नस्ल का उसके लिए ठीक बैठेगा। ऐसा नहीं अब हमारी छोटी गाय, अगर पहाड़ी गाय को आप जो है बाहर की गाय का टीका लगा दें, विदेशी गाय
गाय का टीका लगा दे तो वो टिकेगी ही नहीं। तो ये एक चीज़ हमें हमेशा जो है ध्यान रखनी है। साथ ही साथ क्या बात रहती है, जैसे आजकल जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने वापस जो है हमारा गोकुल मिशन, उसके राष्ट्रीय गोकुल मिशन के ऊपर जो है एक तरीके का फोकस है कि जिसमें हमारी देसी गाय जो है वापस आ रही है। क्योंकि कुछ टाइम में क्या हो गया था कि हमारा जो दोगली किस्में हैं या हमारी विदेशी किस्में जो वो बढ़ती जा रही थी, और जो हमारी अपनी देसी किस्में हैं, जो सबसे अच्छी बात इनकी ये रहती है, ठीक है माना कि वो थोड़ा दूध कम देती है विदेशी के कंपैरिजन में, ऐसा नहीं है कि वो कम देंगी, जब हम उनका अच्छे से रखरखाव रखेंगे वो भी बहुत अच्छे से दूध देती है। पर उनमें सबसे अच्छी चीज़ है उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता। अगर आपने जैसे सुना होगा और हमारे जो किसान भाई उन्होंने भी ये चीज़ देखी होगी कि जो अब दोगली किस्में आ रही हैं या विदेशी किस्में आ रही हैं वो एकदम से बीमार पड़ जाती हैं, एकदम से उनमें चिचड़ियों की दिक्कत आती है, एक्टोपैरासिटिज्म जिसको हम कहते हैं या एंडोपैरासिटिज्म जिसको हम कहते हैं। तो ये दिक्कत जो है हमारे जो देसी पशु, जैसे यहाँ पे साहिवाल है, हमने रेड सिंधी रखी है, इनमें ये दिक्कत नहीं है। आप देखेंगे भी तो इनको बाहर कोई भी चिचड़ियों की ऐसी दिक्कत, एक्टोपैरासिटिज्म की दिक्कत नहीं है। तो रखरखाव में ये भी है कि आप किस तरीके की ब्रीड को कर रहे हो, और जिस तरीके से हमारा आजकल का फोकस रह रहा है तो आपको हमें अपनी देसी जो ब्रीड्स हैं उनको वापस लाना चाहिए और उसका प्रबंधन ऐसे करें कि वो उसी लेवल का जो है दूध दे। तो ये हमारे साथ हैं डॉक्टर हर्षिता, और इन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी है डेयरी फार्मर्स को। तो मुझे उम्मीद है आप सभी को ये सारी जानकारी लाभदायक सिद्ध होंगी। तो मैम, आपसे एक सवाल और है अंत में कि हमारे फसल क्रांति के माध्यम से उन दर्शकों और किस डेयरी फार्मर्स को आप क्या संदेश देना चाहेंगे जिससे उनको अपने डेयरी फार्म को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने में मदद मिल सके? मैं उनको ये सुझाव देना चाहूँगी कि पहले जहाँ पे आपने अपने पशु रखे हैं, जो हमारे ज़्यादातर जैसे भारत में जो है अगर हम बात करते हैं हमारे पशुपालकों की, तो उसमें से ज़्यादातर 70 to 80% हमारे पशुपालक वो हैं जो छोटे हैं, जिनको हम मार्जिनल या स्मॉल डेयरी फार्मर्स कहते हैं। सिर्फ 10 से 20% हमारे बड़े डेयरी फार्मर्स हैं। तो जो बड़े डेयरी फार्मर्स हैं वो तो ऑलरेडी जो वो इतने बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं, उनके पास प्रबंधन की ज़्यादातर सब जानकारियाँ रहती हैं, उनके पास डिफरेंट सोर्सेज रहते हैं जहाँ से वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। पर जो हमारे छोटे फार्मर्स रहते हैं या हमारे जो मार्जिनल फार्मर्स रहते हैं, उनके लिए मैं ये कहूँगी कि सबसे पहले कि आपने अपने पशु का रखरखाव कैसे रखा हुआ है, आपने किस बाड़े में रखा है। अगर आपका बाड़ा हवादार नहीं है, ज़्यादातर जैसे हम कैंप्स लगाते हैं या हम देखते हैं तो उन्होंने क्या है कि घर के नीचे ही जैसे जगह बनाई होती है ना, वहाँ पे प्रॉपर खिड़की होती है, वेंटिलेशन का कोई सोर्स नहीं होता। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो देयर इज अ प्रॉपर सोर्स ऑफ वेंटिलेशन कि हवा भी है, पंखे भी लगाए हैं, जब जैसे भी चाहिए वैसे सुख सुविधा। अगर हम अपने पशु को सुख सुविधा में नहीं रखेंगे तो हमें दूध भी क्यों देगा। अगर हम स्ट्रेस में रहेंगे हम अपनी प्रोडक्टिविटी नहीं शो कर सकते, वैसे ही हमारे पशुओं के साथ रहता है, अगर वो स्ट्रेस में है तो प्रोडक्टिविटी शो नहीं कर सकते हैं। तो पहला है कि आपने जहाँ पे पशु को बांधा हुआ है वो एक अच्छी हवादार खुली जगह होनी चाहिए। उसका जो फर्श है हमेशा एक स्लांट में होना चाहिए ताकि उसका गोबर और पेशाब जो है एक जगह पे इकट्ठा हो जाकर के नाली में इकट्ठा हो। दूसरी सबसे ज़रूरी बात जो है, जैसे हमने पहले भी बात करी, जो मैं बिल्कुल फोकस उसके ऊपर रखती हूँ कि पोषण के ऊपर, पशु को आप क्या खिलाएंगे, न्यूट्रिशन क्या देंगे, तो उसके बारे में जो है आप हमेशा जानकारी अच्छे से ले कि किस पशु को किस प्रकार की ज़रूरत है। कई बार जैसे हम बात करते हैं कि हमारा जो पशु है, ज़्यादातर फार्मर्स जो होते हैं अपने जो छोटे पशु हैं, जब तक वो गाभिन नहीं होता है, पशु प्रेग्नेंट नहीं होता है, उसको वो फीड ही नहीं खिलाते हैं। वो सोचते हैं कि फ़ीड खिलाने का क्या फ़ायदा है उसको, कि जब तक पैसा ही नहीं आ रहा है, हमें आमदनी नहीं आ रही, हम फ़ीड क्यों खिलाएं। पर ये सोच बिल्कुल गलत है। अगर आप उसको पहले से ही नहीं तैयार करोगे, अगर हम अपने बच्चे को नहीं तैयार करेंगे आगे स्कूल जाने के लिए, तो वो स्कूल में जाकर के कभी प्रोडक्टिव नहीं हो सकता। वैसे ही हमारे पशुओं के साथ है, जब आप उसको अच्छे से स्टार्टिंग से ही अच्छे से फीडिंग कराएंगे। और सबसे ज़्यादा मैं इस पर स्ट्रेस और दूँगी खनिज मिश्रण के ऊपर। एक ये ऐसी टेक्नोलॉजी है, एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में बहुत कम लोग जो हैं वो जानते हैं, जैसे पशुपालक जो हैं उसके बारे में जानते हैं। तो आप अपनी फीड में इसका भी जो है आप इंक्लूड कीजिए। और आप जो फीड है, ज़रूरी नहीं है जब हमने बात करते हैं फीड की आपको बाहर से ही खरीद कर लानी है, आप अपने आप भी फीड बना सकते हो। उसका भी एक बहुत आराम से फॉर्मूला होता है या आराम से आप तरीका होता है जिससे आप बना सकते हैं। आप पास में जाकर के किसी से भी पूछ सकते हैं, जो भी पशु वैज्ञानिक या पशु औषधालय में आपके पास होंगे, वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे। साथ ही साथ सही टाइम पे पशु का टीकाकरण कराना, पशुओं को कृमिनाशक देना, ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हैं जब हम अपने सही टाइम से करेंगे। साथ ही साथ जब हम दूध के लिए पशु को बात करते हैं तो पशु से जो दूध लेने का एक तरीका होता है वो आपका सही होना चाहिए, जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में हम क्लीन मिल्क प्रोडक्शन कहते हैं, कि साफ़ सुथरे तरीके से पशु का दूध लेना। जहाँ पे पशु को बांधा है उससे अलग ले जाकर के एक साफ़ सुथरी जगह पे पशु से आप दूध लें। आपका पानी की बाल्टी जिससे आप पशु के थनों को धो रहे हैं और जिसमें आप दूध इकट्ठा कर रहे हो, वो दोनों बर्तन आपके अलग होने चाहिए। किस तकनीक से आपको पशु का जो है दोहन करना है, अलग अलग टेक्निक्स लोग अपनाते हैं, कुछ उसमें सही होती हैं, कुछ उसमें सही नहीं होती हैं। तो ये कुछ चीज़ें अगर हम संभाल के चलेंगे, समझ के चलेंगे, तो हमारे पशु में कोई दिक्कत आएगी ही नहीं और वो दूध भी अपना उत्पादन भी बढ़ाएगा, पशु भी हमारा खुश रहेगा और हमारी आमदनी भी बढ़ेगी। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका अगर हम ध्यान रखें तो हम आराम से
अच्छे से पशुपालन जो है एक आमदनी के तौर पे जो हम कर सकते हैं, ना कि सिर्फ अपने घर का गुजारा करने के लिए। तो डॉक्टर हर्षिता जी ने हमें बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें, आप दूध दोहने के दौरान सफाई का ख्याल रखें, पशुओं के रख रखाव के दौरान पूरी तरह से उनकी वेंटिलेशन का ख्याल रखें, उनके आसपास सफाई का ख्याल रखें। पशु की अगर आप ख्याल रखेंगे पशु का, तो वो आपको ही प्रोडक्टिविटी देगा। तो ये थी उनकी बहुत इंपॉर्टेंट बात। तो अब हम चलते हैं यहाँ से और उनका धन्यवाद करना चाहते हैं आगे अपने पड़ाव के लिए। तो धन्यवाद, और धन्यवाद हर्षिता जी आपका इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। थैंक यू।